हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लेक्चर सीरीज पर मैं लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहा हूं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीरीज पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। राइट, आज स्टूडेंट्स पार्ट 4 तक के जो हमने प्रॉब्लम किए हैं उसमें आपने देखा था पार्ट 1 बिल्कुल पुराने प्रॉब्लम्स पर ही बेस्ड था। प्रॉब्लम जैसे ही मैं पार्ट 2 पर लेकर आया तो प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ। पार्ट 3 पर सेम एग्जीक्यूशन चल रहा था, लेकिन पार्ट 4 पर मैंने स्पेशल प्रॉब्लम आपको कराई थी। तो पहला स्पेशल केस आपने कल देखा था वर्चुअल ग्राउंड और फिजिकल ग्राउंड का सेपरेट कॉन्सेप्ट। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, और मैं जानता हूं नंबर ऑफ टाइम्स इस कॉन्सेप्ट को समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने लेक्चर पर बहुत ज्यादा टाइम लिया था सो दैट आप प्रॉपर वे में उसको समझ पाएं। एक एक प्रॉब्लम को 2-2, 3-3 मेथड से कराकर आपको डिफरेंशिएशन मैंने वहां पर दिया था। राइट, आज जो प्रॉब्लम मैं कराने जा रहा हूं इस पर फिर से स्टूडेंट्स बहुत नई कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अभी तक आपने फाइनाइट गेन का कोई क्वेश्चन नहीं किया, हर बार इनफाइनाइट गेन पर क्वेश्चन किए हैं। राइट, तो पहले मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 जो पुराना लेक्चर फिनिश हुआ है जहां पर, उसका एक प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं, इसके बाद मैं फाइनाइट गेन प्रॉब्लम को स्टार्ट करूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कराने जा रहा हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये जो 26 है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 डाटा मैंने आपसे पूछे हैं, जानबूझकर इंटेंशनली यहां मेरी कोशिश है 2 क्वेश्चंस को एक साथ लेने की, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे आप। पहले क्वेश्चन लिख लें आप, कैलकुलेट, ये वैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पर मेंस का क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स इस मेंस के क्वेश्चन से, क्योंकि प्री में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते, बट इस मेंस के क्वेश्चन से हमारे कुछ लॉजिक क्लियर होंगे। राइट, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V2 बाई Vs, किसका किसका अनुपात निकालना है हमें, V2 और Vs का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V2 बाई Vs फॉर द आइडियल ऑप एम्प गिवन बिलो, आदर्श ऑप एम्प है, आइडियल ऑप एम्प गिवन बिलो, and also calculate value of current I01 in terms of Vs। राइट, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में पूछा गया है। पहला पूछा गया रेशियो ऑफ V2 बाई Vs, दूसरा आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट I01। राइट, तो मैं स्टूडेंट्स पहले फिगर बना देता हूं। राइट, स्पेस की थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मुझे ऐसा लगता है पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग जनरल फिगर बना लेते हैं, फिर इस डाटा को रब कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस तरह से दिया था जरा समझें। पहले एग्जामिनर ने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर यहां नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहां इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक 10 किलो ओम का सीरीज रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स नीचे वाली लाइन से अटैच है। ठीक है, इसके बाद यहां जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर एग्जामिनर ने इस तरह से डाटा मेंशन किया था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस
एंड दिस इज VS, राइट, दिस इज VS, राइट। अब देखो यहां इस ऑप एम्प पर निगेटिव फीडबैक पर एक प्रतिरोध 49K लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है स्टूडेंट्स? 49K, राइट। और इसके बाद एक प्रतिरोध यहां फिर से 10K का लगा हुआ है। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक लगा हुआ है। इस बार यहां इन्वर्टिंग है, यहां नॉन इन्वर्टिंग है, और नॉन इन्वर्टिंग सीधे इस लाइन के साथ मैच है। यहां पर इस लाइन के साथ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्लस माइनस V2 लिखा हुआ था। इस वाले ऑप एम्प पर एक फीडबैक प्रतिरोध 40K लिखा हुआ है, 40K, राइट। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। ये जो क्वेश्चन दिया गया था स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया दोनों ही ऑप एम्प कैसे हैं? आइडियल। और आपको जो पता करना है V2 और इस टोटल VS का अनुपात निकालना है। यहां पर पहले वाले ऑप एम्प का जो आउटपुट बन रहा है उसको V1 बोला गया। और खास बात, इस बार पहले वाले ऑप एम्प पर एक करंट आपसे पूछी गई है और इस करंट को लिखा गया I01, राइट, I01। ये जो I01 है स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा गया है, तो मैंने जानबूझकर स्टूडेंट्स यहां I01 भी लिख दिया है। जब मैं इस फिगर को देखता हूं, और ये ग्राउंड था आपका, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट्स इस फिगर को देखता हूं तो इस फिगर को देखकर एक मेथड तो ये है स्टूडेंट्स कि एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा प्रॉपर बनाऊं तो चीजें और खुलकर सामने आएंगी, राइट। आपको और प्रॉपर क्लियरेंस मिलेगी कि एक्चुअल में ये फिगर कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा आप सोचो स्टूडेंट्स, थोड़ा थिंक करना। अगर ये नीचे ग्राउंड दिया है, राइट, अगर ये ग्राउंड दिया है तो इसका मतलब यहां भी तो ग्राउंड ही है, राइट, सेम पोटेंशियल। ये ग्राउंड दिया है, इसका मतलब यहां भी क्या है? ग्राउंड ही है। दूसरी बात, एक बात सोचो, इस नोड से इस नोड के बीच का अंतर VS है, और ये वाला अगर ग्राउंड है तो इस नोड का वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर VS। मल्टीमीटर अप्रोच का मतलब इस नोड का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज ही तो बीच वाला वोल्टेज होगा। और इस नोड का वोल्टेज V1 अगर मैं मान लूं या Vx कुछ मान लूं, तो Vx माइनस 0 बराबर बीच वाला VS। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट का वोल्टेज VS ही तो हो गया, क्योंकि नीचे वाला क्या है? ग्राउंड, राइट। और आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात, ऐसे पलट दो, पहले वाले ऑप एम्प को ऐसे पलट दो, क्योंकि निगेटिव फीडबैक में ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, और इस वाले प्रतिरोध को सीधा कर दो तो कुछ आपको आइडिया लग सकता है। और मैं स्टूडेंट्स क्या करने जा रहा हूं आप समझेंगे। मैं इस फिगर को फिर से बना रहा हूं, बहुत प्रॉपर वे में आपको चीज़ों को समझना है, बहुत प्रॉपर वे में। देखो, मैं इस फिगर को अगर फिर से बनाऊं तो आप बोल सकते हो यहां पर मैं पहले वाले ऑप एम्प को बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, और मैंने पहले वाले ऑप एम्प को पलट दिया है। अगर मैं इसको पलट दूं, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन लाना होगा स्टूडेंट्स। मैं अगर इसको पलट रहा हूं तो ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और यहां प्लस साइन। दूसरी बात, ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर V1 वोल्टेज की बात हो रही है, इस पॉइंट पर वोल्टेज V1 है। अब आप जरा सोचो, V1 के साथ निगेटिव टर्मिनल पर एक 49 किलो ओम का प्रतिरोध कनेक्ट है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक 49 किलो ओम का प्रतिरोध लिया, और ये जो 49 किलो ओम का प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, ये जो 49 किलो ओम का प्रतिरोध है, मैंने आउटपुट से इन्वर्टिंग पर, निगेटिव पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब जरा सोचो, इस माइनस वाली लाइन पर ही, यही था ना ये पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर मैं 1K को सीधा कर दूं, है ना, ये आपको समझाने के लिए, ऐसे 1K को सीधा कर दूं, हालांकि 1K वाली लाइन माइनस के साथ ग्राउंड से कनेक्ट है, ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड ही तो है। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस वाली लाइन के साथ 1 किलो ओम का प्रतिरोध दिखाऊं और इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दूं, राइट,
देखो पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स। मैं ऐसे इस फिगर को पलट चुका हूं जिसमें फीडबैक रेजिस्टेंस दिख गया और ये वाला प्रतिरोध सीधा कर दिया तो ये 1 के ऐसा दिख गया। और सुनना आप, इस प्लस वाले टर्मिनल पर एक 10 किलो ओम का प्रतिरोध है, राइट, और इस 10 किलो ओम के साथ यहां प्लस टर्मिनल है। तो इसका मतलब यहां एक 10 किलो ओम का प्रतिरोध है और इस टर्मिनल पर ध्यान देंगे सभी, इस टर्मिनल पर देखो, कॉन्सेप्ट समझना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इधर बोर्ड पर देखो सब, इस नोड का वोल्टेज और इस नोड के वोल्टेज का अंतर, बीच वाला वोल्टेज, जब ये ग्राउंड है, जीरो है, तो क्या ये वाला वोल्टेज इस नोड का वोल्टेज नहीं हो जाएगा? तो अल्टीमेटली इस नोड का पोटेंशियल क्या हो गया? Vs। दूसरी बात यहां समझना, ऐसे इधर देखो, इस नोड से इसका अंतर ये V2 है और ये ग्राउंड है, तो इस नोड से जीरो को घटाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस नोड से इसका अंतर, बीच वाला वोल्टेज, तो V2 ही इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा, या मैं बोलूं V2 माइनस 0 बराबर V2, तो V2 बराबर V2। इसी तरह यहां Vs माइनस 0 बराबर बीच वाला Vs, तो Vs बराबर Vs, राइट। तो अल्टीमेटली इस नोड का वोल्टेज Vs हो गया और इस नोड का वोल्टेज V2 हो गया। अब इसमें इसको आगे बनाकर देखेंगे। पहले इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला पार्ट कैसे इस पार्ट में रिप्लेस हुआ, राइट, और ये फिगर हम जानते हैं। चलो, इसके बाद एक 10 किलो ओम का प्रतिरोध V1 के साथ फिर लगा था, बहुत इजी वे में स्टूडेंट्स। फिर यहां एक 10 किलो ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 10 किलो। इसके बाद एक ऑप-एम्प है और इस ऑप-एम्प को अगर मैं देखूं तो ये स्टैंडर्ड फिगर दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहां इन्वर्टिंग है, यहां नॉन इन्वर्टिंग है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हमने इसको सेम बना लिया। अगर मैं इसको सेम बना लूं तो इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, से दिस इज V2, और यहां पर ये माइनस और ये वाला टर्मिनल प्लस है, और ये किससे कनेक्ट है स्टूडेंट? देखो नीचे ग्राउंड वाली लाइन से। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्लस वाला टर्मिनल है अल्टीमेटली ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर ये ग्राउंड है तो फीडबैक पर एक प्रतिरोध 40K का लगा हुआ है, इसको भी कनेक्ट ही कर देते हैं। फीडबैक पर एक प्रतिरोध 40K लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब इसके बाद समझना, फिगर में और कुछ नहीं बचा स्टूडेंट्स, ये फिगर हम बना चुके हैं। बस नई बात ये है कि यहां एग्जामिनर ने एक करंट एक्स्ट्रा पूछ ली है। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, I01, तो मैंने इसको लिख दिया। ये Vs है स्टूडेंट्स, इस नोड का वोल्टेज, आउटपुट नोड का वोल्टेज क्या है? V2, ठीक है, ये V2 है और ये Vs है। मुझे V2 और Vs में रिलेशन चाहिए। एक बात सभी नोटिस करो, दोनों ही आइडियल ऑप-एम्प है, दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे हैं? आइडियल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्टूडेंट कंपेयर कर पाऊं, आदर्श केस में आइडियल ऑप-एम्प पर जाने वाली धारा शून्य होगी, ठीक है, ये 0 एम्पियर, यहां से भी क्या होगी? 0। अब एक बात नोटिस करो, अगर यहां धारा 0 है तो यहां से भी धारा कितनी आ रही होगी? 0 ही आ रही होगी। और अगर 0 इस पर आ रही होगी तो धारा जहां से इंटर करेगी प्लस, लीव करेगी माइनस, और 0 इंटू प्रतिरोध 0 वोल्ट। अब फिर से बताओ स्टूडेंट्स, इस नोड का वोल्टेज Vs, यहां 0, तो बताइए क्या इस नोड का पोटेंशियल Vs ही नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब यहां वोल्टेज ही नहीं बन रहा, यहां विभवांतर 0 है, तो अल्टीमेटली ये वाला Vs यहां पहुंच जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो मेरे को लगता है ये डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि ये वाला नोड वोल्टेज ही यहां पहुंच जाएगा। और अब मैं इस फिगर को देखूं ध्यान से, अगर अब मैं इस फिगर को देखूं तो आप नोटिस करके बताओ स्टूडेंट्स, क्या इनवर्टिंग पर ग्राउंड है एक्सटर्नल इनपुट, नॉन इनवर्टिंग पर Vs टर्मिनल वोल्टेज है, और ये कैसा एम्पलीफायर है स्टूडेंट्स? मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक का नॉमेनक्लेचर, ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स? नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर आप जानते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? V1 बराबर 1 प्लस
फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस, तो 1 प्लस आर एफ बाई आर वन इंटू इनपुट वोल्टेज, इनपुट ये वाला नहीं, इनपुट टर्मिनल का, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज भी इस बार इस वोल्टेज के बराबर है, तो अल्टीमेटली मैं टर्मिनल वोल्टेज को देखूंगा, दैट इज Vs। आप वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस आर एफ की वैल्यू कितनी दिख रही है स्टूडेंट्स, 49 के। आर एफ की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 49 के, डिवाइड बाई सीरीज रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स, 1 के, राइट, इनटू यहां सोर्स वोल्टेज कितना है, Vs। तो आप मुझे बताइए क्या V1 का मान, क्या V1 का मान 49/1, 49 प्लस 1 50, तो क्या V1 का मान 50 इंटू Vs हो गया। किसी का मन है, राइट, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं सर हमें एक्चुअल प्रोसीजर लगाना है, एक्चुअल लगाओ, इस वोल्टेज को ऊपर ले जाओ, वर्चुअल शॉर्ट, क्योंकि आइडियल ऑप एम्प है, राइट। आइडियल ऑप एम्प का मतलब यहां ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा, तो इस नोड का वोल्टेज इस नोड पर ले जाओ, फिर केसीएल लगाओ तो भी आंसर सेम आएगा, राइट। मेरे को लेकिन ऐसा लगता है स्टूडेंट्स जब इतने बार हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं, इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं, तो कम से कम इसको यूज करना चाहिए, राइट। तो मैंने फर्स्ट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से ये आपको V1 बता दिया, क्लियर। दूसरा पार्ट जरा समझना। सेकेंड पार्ट पर अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां से यहां तक, देखो इस पार्ट को अगर मैंने ऐसा देखा अप टू दिस, तो क्या मैं इस पार्ट पर यह भी बोल सकता हूं, देखेंगे सभी, इस पार्ट पर अब क्या ये बोल सकता हूं मैं आपसे कि स्टूडेंट्स ये वाला जो एम्पलीफायर दिख रहा है नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड, निगेटिव फीडबैक है, और निगेटिव फीडबैक पर इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई है, तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आप आउटपुट जानते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट। इन्वर्टिंग का आंसर होगा जो भी फाइनल आउटपुट है दैट इज V2, दिस वोल्टेज बराबर माइनस का, क्योंकि माइनस पर इनपुट अप्लाई होता है तो इसका आंसर होता है माइनस का RF अपॉन R1, RF अपॉन R1 इनटू इनपुट दैट इज V1। तो ये वाला V1 इस वाले ऑप एम्प के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, तो मैं बोल सकता हूं इनटू V1। आप वैल्यू पुट करिए, माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है यहां 40 के, अपॉन सीरीज रेजिस्टेंस कितना है यहां 10 के, इनटू V1 एज इट इज हमने रख लिया। तो स्टूडेंट देखिए V2 बराबर अपने पास आ गया माइनस का 40/10 का मतलब 4, तो माइनस का 4 इंटू V1। लेकिन अपने को रिलेशन तो इस V2 और इस Vs में निकालना था, तो हम क्या करते हैं, ये जो मान हमने इक्वेशन फर्स्ट पर निकाला था, पुट वैल्यू ऑफ V1, पुट वैल्यू ऑफ V1, पुट वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं समीकरण 2 पर। ये जो इक्वेशन अपने पास सेकंड है, अगर इस पर मैं पुट करूं तो देखो V2 बराबर माइनस का 4 इंटू V1 का मान कितना है यहां 50 इंटू Vs। अब आप जरा चेक करके बताओ क्या V2 बराबर माइनस का 200 Vs हो गया। अदरवाइज मैं बोल सकता हूं, एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा था स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट रेशियो ऑफ V2 बाई Vs। तो अगर आपसे V2 बाई Vs पूछा गया है तो ये V2 है और ये Vs है, तो आप अगर यहां से V2 बाई Vs कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स V2 बाई Vs का आंसर आ जाएगा माइनस का 200। क्लियर, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपसे जो पहला आंसर पूछा गया वो ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहता, राइट, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से, राइट, नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल को ले जाकर भी बता रहा हूं। हालांकि इसका यहां कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, फिर से 2 बार केसीएल लगाने का कोई यूज नहीं, डायरेक्ट अपने को समझ में आना चाहिए नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग। क्लियर, फिर भी मैं इसको उस मेथड से भी बता देता हूं।
राइट। और हमारा अगला मोटो होगा I01, लेकिन उससे पहले आप इसका जनरल कंसिडरेशन भी देख लें। जनरल कंसिडरेशन पर मैं इसको रब कर देता हूं स्टूडेंट्स, राइट, ताकि आपको रिजल्ट्स को दिखा पाऊं। चलिए, यहां पर सिंपल वे में आप बोल सकते हैं सिंपल वे में स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं कि मुझे इस V2 और VS में जब रिलेशन चाहिए, राइट, और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मूव करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर, अच्छा अब इस फिगर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले इस फिगर से हम इस फिगर को बना चुके हैं। तो अगर मैं इस फिगर को भी हटा दूं, राइट, इस फिगर को भी मैं हटा सकता हूं। तो आप अब इस बार बेसिक मेथड से चल रहे हैं। और बेसिक मेथड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिक का जनरल मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आप हर क्वेश्चन पर ऑप-एम्प की दो प्रॉपर्टीज, आइडियल ऑप-एम्प की यूज कर रहे हैं, और वो दो प्रॉपर्टी आप सभी को क्लियर होती हैं। पहला इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, दूसरा ओपन लूप गेन, राइट, दूसरा ओपन लूप गेन AOL इनफाइनाइट, जिससे हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलो अब इस फिगर पर, ये फिगर ऐसा था लाइक दिस। चलो अब जरा समझना, मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, इस वाले नोड के वोल्टेज को, पहले इस नोड का वोल्टेज सबको समझ में आया, यहां VS था, यहां विभवांतर शून्य है, तो अल्टीमेटली इस नोड का वोल्टेज क्या पहुंच जाएगा? VS। क्लियर? यहां VS था, देखो मैं साइड में लिख भी देता हूं, ये VS है और यहां एक 10 किलो ओम का प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, और मैं आपसे इस नोड का वोल्टेज पूछ रहा हूं। यहां से बहने वाली धारा शून्य है, तो 0 इंटू समथिंग 0 वोल्ट होगा। तो मान लो मुझे इस नोड का वोल्टेज पता करना है, तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या VS से इस नोड का वोल्टेज का अंतर, इस वाले नोड वोल्टेज को मैं अपनी तरफ से कुछ मान लेता हूं, Vx मान लेता हूं, बताओ जरा, VS माइनस Vx, इन दोनों का अंतर, बीच वाला वोल्टेज, चलते हुए पहला साइन, तो 0, तो क्या VS ही Vx नहीं है स्टूडेंट्स? तो अल्टीमेटली इस नोड का वोल्टेज भी VS हो जाएगा। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, VS। क्लियर? अब जब यहां VS है तो देखो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का मतलब इस नोड का वोल्टेज इस नोड के बराबर पहुंचना। ऊपर वाले नोड का वोल्टेज भी हम क्या मान सकते हैं? VS। दूसरी बात, अब सिंपल सी बात यह है कि अपने को इस नोड पर KCL लगा देना है, तभी मैं आउटपुट और इनपुट को रिलेट कर पाऊंगा। तो यहां एक करंट हमने I1 मान ली, यहां एक धारा हमने I2 मान ली, ठीक है। अब मैं अगर I1 और I2 को रिलेट करूं, ठीक है, I1 और I2 को रिलेट करूं, तो जरा समझना सभी, अप्लाई KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। किस टर्मिनल पर लगा रहे हो? इन्वर्टिंग पर। अगर मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर KCL लगाऊं तो I1 प्लस I2 दोनों बाहर की तरफ है, बराबर 0। I1 का मतलब इस नोड का वोल्टेज VS है और इस नोड का वोल्टेज 0 है, तो बोलो VS माइनस 0। क्लियर? VS माइनस 0 डिवाइड बाई 1K प्लस I2 का मतलब है VS माइनस इस नोड का वोल्टेज V1 है, तो VS माइनस V1 डिवाइडेड बाई 49K बराबर 0। आप देख पा रहे हैं VS के साथ एक 1/K है, प्लस यहाँ VS के साथ 1/49K है। मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, अलग अलग भाग देकर भी लिख सकते हैं, और माइनस का V1/49K बराबर 0। यहाँ से आप देख रहे हो VS के साथ 49K LCM हो गया है स्टूडेंट्स, 1K के साथ ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 49 है, प्लस यहाँ 49 के साथ वैल्यू 1 आ रही है, और अगर मैं इसको पक्षांतर करूँ तो बराबर का V1/49K है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ VS इंटू 50 बराबर V1 या V1 बराबर 50 VS। तो यही डाटा स्टूडेंट्स
मैंने डायरेक्ट लिखा था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर पहला वाला रिजल्ट अपना आ चुका है, क्लियर, तो स्टूडेंट्स V1 की वैल्यू आ चुकी है। आपने उस मेथड से भी देखा था जो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे थे, बेटर वही था यहां। अब सोचो, अब मुझे इस V2 और इस V1 में रिलेशन चाहिए, तो इस बार मुझे इस नोड पर आना है। अब इस नोड पर आने का मतलब ये वाला ऑप-एम्प भी आइडियल होगा। आदर्श ऑप-एम्प पर यहां से जाने वाली करंट क्या है स्टूडेंट्स? 0। यहां से जाने वाली करंट क्या है? 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाली करंट भी 0 एम्पियर है, ये वाली करंट भी टर्मिनल करंट 0 है। दूसरी बात, आप जानते हो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इंटरनल टर्मिनल्स पर वैलिड होता है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा। तो इस नोड का वोल्टेज ही इस नोड के बराबर होगा। तो इस नोड का वोल्टेज 0 है, तो इस नोड का वोल्टेज भी कितना हो गया? 0 वोल्ट। क्लियर? और अगर स्टूडेंट्स इस नोड का वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया, तो देखो अब आप यहां पर इस पर्टिकुलर नोड पर अगर KCL लगाकर आउटपुट और इनपुट को रिलेट करें, तो मैं बोलूंगा अप्लाई KCL। देखो इधर, अप्लाई KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल या इन्वर्टिंग नोड ऑफ ऑप-एम्प सेकेंड, ऑप-एम्प 2। ऑप-एम्प 2 पर इस बार लगा रहे हैं। ये ऑप-एम्प 1 था और ये वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेकंड था। करंट की कोई डायरेक्शन मान लेते हैं। तो मान लो मैंने यहां से एक करंट I1 मान लिया और यहां से एक करंट I2 मान लिया। अच्छा, I1 I2 हम मान चुके हैं, तो इसको I3 मान लो और इसको I4 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं है। अब अगर मैं ये बोलूं I3 यहां इनकमिंग है और I4 आउटगोइंग है, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर नोड पर आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा। तो मैं लिख सकता हूं I3 इनकमिंग है, आउटगोइंग करंट I4 है। I3 का मतलब है V1 माइनस इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10K बराबर I4 का मतलब है 0 माइनस इस नोड का वोल्टेज है V2 डिवाइडेड बाई प्रतिरोध कितना है यहाँ 40K, राइट। 10K और 40K में यहाँ 4 आ जाएगा और V1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 4V1 बराबर माइनस V2, माइनस साइन इधर ले जाओ तो V2 बराबर माइनस 4V1। यही आपका सेकेंड रिजल्ट आ रहा था इससे पहले जो मैंने किया था सॉल्व। अब आप पहले और दूसरे को मर्ज कर दें, तो दूसरे पर V2 बराबर माइनस 4, पहला जो एक्सप्रेशन था अपने पास क्या था? V1 बराबर 50 Vs। इस मान को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं। अगर मैं यहां ये मान प्रतिस्थापित कर दूं, तो देखिए V1 की वैल्यू है 50 Vs, अल्टीमेटली माइनस 4 गुणे 50 का मतलब है माइनस 200 Vs। और स्टूडेंट्स मेरी रिक्वायरमेंट थी V2 अपॉन में Vs, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 200। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, आप किसी एक मेथड को ही फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ अगर 2 मेथड बताए हैं, तो कई बार मेरा मोटो ये होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप मेरे साथ क्लास में नहीं हो, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट ने अगर इस अप्रोच से सॉल्व कर दिया हो या किसी ने फॉर्मूला लगा दिया हो, तो मैं दोनों ही बता दूं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना टाइम किल करो, आप किसी एक अप्रोच को देखो और आगे बढ़ो, राइट। दूसरी बात, और समटाइम्स अभी एज ए बिगिनर आप प्रैक्टिस में दोनों मेथड यूज कर सकते हो। और ये भी समझना है कि जैसे मान लो अगर कोई एक ब्रांच यहां से यहां आपस में कनेक्ट होती, तब डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां स्टैंडर्ड फिगर नहीं होता। तब इसको इससे अगर कनेक्ट कर रखा है, तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, वैसे करना होगा, तब आपको अल्टीमेटली बेसिक अप्रोच ही लगानी होगी। चलो, यहां तक आई थिंक स्टूडेंट बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। एक खास बात इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन पर स्पेशली आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स? पहले ऑप-एम्प पर आप देखो I0 1 पूछा गया है। अभी तक ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया था। तो इसका मतलब मैं इस फिगर को फिर से बना देता हूं स्टूडेंट्स, और इस बार मैं आपको
I0 की कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसके लिए सेपरेट हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ I0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर मैंने जब कैलकुलेशन ऑफ I0 के लिए फिगर लिया तो उसी फिगर को, क्वेश्चन नंबर 26 वाले फिगर को मैंने इस तरह से रीअरेंज कर लिया, राइट। अरेंज करने के बाद अब मैं I0 की कैलकुलेशन पर इंटरेस्टेड हूं। तो सबसे पहले इस बात को सोचो, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो आपको ये एक बेसिक क्लियरेंस यहां मिल रही है स्टूडेंट्स कि यहां आदर्श ऑप एम्प पर टर्मिनल्स पर करंट क्या होती है स्टूडेंट, जीरो, राइट। आइडियल ऑप एम्प ड्रॉ जीरो इनपुट करंट। अगर यहां जीरो करंट जा रही है, इसका मतलब यहां बनने वाला वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स जब यहां जीरो करंट है, इसका मतलब यहां से आने वाली धारा भी जीरो होगी। 0 इंटू समथिंग, यहां ड्रॉप 0 हो गया, इसका मतलब इस नोड का वोल्टेज यहां पहुंच गया, ये Vs है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहां नॉन इन्वर्टिंग पर टर्मिनल वोल्टेज Vs है। दूसरी बात, इधर देखो, यहां इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सीरीज रेजिस्टेंस और ये फीडबैक रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो क्या स्टूडेंट्स, नॉन इन्वर्टिंग पर सीधे टर्मिनल वोल्टेज पता है और निगेटिव पर ग्राउंड है। इसका मतलब अगर इन्वर्टिंग पर एक्सटर्नल टर्मिनल ग्राउंड है और नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई है तो आप इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आउटपुट हमने क्या माना था, V1। तो अगर मैं यहां बोलूं कि V1 की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, तो नॉन इन्वर्टिंग का स्टैंडर्ड आंसर क्या था, ये डाटा हालांकि आप पहले लिख चुके हो, मैं फिर से लिख रहा हूं केवल 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल वोल्टेज Vs है, राइट। तो ये हमने Vs ले लिया। मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को करके बताया। आप ऊपर ले जाकर भी I1 I2 करंट मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट लिखना बेटर होगा। चलिए, V1 का मान लिख चुके हैं, मैं फिर से लिख रहा हूं 1 प्लस फीडबैक प्रतिरोध कितना है 49 के अपॉन सीरीज प्रतिरोध कितना है 1 के इंटू सोर्स वोल्टेज कितना है यहां पर Vs, जो कि नॉन इन्वर्टिंग पर अप्लाई है। तो इस 10 किलो ओम के प्रतिरोध से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इस पर कोई धारा नहीं जाएगी। तो 49 प्लस 1 आप बोल सकते हैं V1 की वैल्यू 50 Vs। V1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 50 Vs। ये मेरे पास पहला सॉल्यूशन था। अब देखो, अगर मैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड, इन्वर्टिंग पर एक्सटर्नल पर V1 अब एज ए इनपुट काम कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, V2 बराबर आउटपुट वोल्टेज बराबर माइनस का फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सीरीज रेजिस्टेंस RF अपॉन R1 इंटू इस पर इनपुट कितने का अप्लाई है, V1 का। अब आप जानते हो माइनस RF की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, 40 के, अपॉन सीरीज पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 के, इंटू V1 की वैल्यू अभी आपने सॉल्व की थी, ये आया था 50 Vs। यहां से आप बोल सकते हो V2 का मान माइनस का 4 इंटू 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 200 Vs। तो V2 अपने पास माइनस का 200 Vs आ गया। तो स्टूडेंट पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि आप V1 और V2 को जान जाएं। एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा था रेशियो ऑफ V2 बाई V1 वो आप निकाल चुके, राइट, सॉरी रेशियो ऑफ V2 बाई टोटल पूछा था Vs, तो वो आप निकाल चुके, माइनस का 200 आ रहा था। अब मेरी रिक्वायरमेंट इन दोनों सॉल्यूशन की हेल्प से, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना, इसकी हेल्प से I01 की है। तो अगर मैं I01 की बात करूं तो पहली बात देखो, लास्ट लेक्चर से ये तो क्लियर हुआ आपको कि हम अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चंस पर क्यों यहां पर KCL नहीं लगाते थे, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि ऑप एम्प के आउटपुट टर्मिनल पर भी करंट बनती है और इस करंट की वैल्यू क्या है, I01। और अगर इस करंट को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए इस बार आउटपुट नोड पर भी KCL लगाएंगे। आउटपुट नोड पर KCL तभी लगाते हैं जब इस नोड पर कोई कैलकुलेशन पूछी गई हो। जब इस नोड पर करंट पूछी गई है, आउटपुट करंट, तब यहां पर अल्टीमेटली आपको इस पर्टिकुलर नोड पर भी किरचॉफ धारा का नियम लगाना होगा।
अगर मैं यहां KCL की बात करूं तो देखिए इस पर्टिकुलर नोड पर मैं अपनी तरफ से कुछ करंट मान लेता हूं। यहां I01 आने वाली मान लेता हूं समझाने के लिए, ये वाली करंट I1 और इस तरफ कोई करंट मैं मान लेता हूं I2, राइट। चलिए तो मुझे बताएं, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर KCL लगाऊं, अप्लाई KCL एट नोड V1, किस नोड पर लगा रहे हैं? V1 नोड पर। अगर मैं V1 नोड पर किरचॉफ धारा का नियम लगाऊं तो आप सभी जानते हैं आने वाली धारा I01 है। देखो स्टूडेंट्स, I01 का मान किसके बराबर होना चाहिए? ये आने वाली धारा है और ये दो भागों में बट रहा है, एक I1 और एक I2। तो वी कैन राइट I1 प्लस I2, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं I1 की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, I01 तो अपने को पता करना है। I1 का मतलब इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर, और अगर मैं वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट को देखूं तो यहां अगर नोड वोल्टेज Vs है तो इस नोड का भी वोल्टेज ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? Vs, राइट। क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से अगर नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज Vs है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? Vs, राइट। तो मेरे को लिखना चाहिए V1 माइनस Vs, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं V1 माइनस Vs अपॉन प्रतिरोध है 49K प्लस I2 का अगर मैं मान लिखूं तो देखो I2 इस पर्टिकुलर नोड से इस नोड तक देखोगे, इस ऑप एम्प पर भी देखो, इस ऑप एम्प पर भी ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। यहां जाने वाली करंट 0, यहां जाने वाली करंट 0, और जो भी इस नोड का टर्मिनल वोल्टेज है ये ग्राउंड है, 0 है, तो यही वोल्टेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वर्चुअल शॉर्ट से, तो ये 0 वोल्ट हो गया। अब क्या करना है हमें? इस नोड का वोल्टेज V1, इस नोड का वोल्टेज 0, तो V1 माइनस क्या लिख सकते हैं अपन? V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई प्रतिरोध कितना है स्टूडेंट? 10K। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो V1 अपॉन 49K माइनस Vs अपॉन 49K, मैंने क्या किया? अलग अलग भाग दे दिया, प्लस V1 अपॉन 10K। ये वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग किसकी? I01 की, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, अगर अपन क्या कर रहे हैं, V1 को कॉमन ले लें तो ये बन गया 1 अपॉन 49K, ये वाली टर्म, प्लस 1 अपॉन 10K, बचा क्या? माइनस का Vs अपॉन 49K। अब I01 अगर आपको निकालना है, अब तो बेसिक मैथमेटिक्स है, 49K और 10K का जो हमारे पास एलसीएम होगा वो 490K हो गया। इधर देखो 49K से 10 बार जाएगा तो 10 ऊपर आ गया, प्लस 10 से कितना गया? 49 माइनस Vs अपॉन 49K। यहां से देखिए 10 प्लस 49 का मतलब 59, तो वी कैन राइट I01। अच्छा एक काम करो, देखो इधर मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था I01 का मान इन टर्म्स ऑफ Vs पूछा था, तो यहां V1 एक्स्ट्रा आ रहा है। V1 का मान आप जानते हो कितना है स्टूडेंट्स? 50 इंटू Vs। कितना है? 50 इंटू Vs। तो यहां मैं V1 का मान प्रतिस्थापित कर रहा हूं, इसको रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस मान को मैंने प्रतिस्थापित किया है समीकरण 1 से, V1 का मान 50 Vs, और अंदर वैल्यू कितनी है अपने पास? 49 प्लस 10 का मतलब 59 अपॉन 490K, ठीक है, माइनस Vs अपॉन 49K। अब यहां से चीजों को समझना, अगर मैं बोलूं 50 इंटू 59, राइट, तो यहां से एक जीरो आ गया और ये 5 आ गया और 4 और 25 मतलब 29, तो 2950
वी एस गुणा करके आ गया डिवाइड बाई 490 के माइनस वी एस अपॉन 490 के, ये भी आई नॉट 1 है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आई नॉट 1 पर 490 के और 49 के, या तो एक काम करो ये भी 0 0 कट कर दो, 0 0 कट करने के बाद अब ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, यहां हम लोग अगर 295 है ना, समझना जरा, देखना इधर आई नॉट 1 पर 49 के एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 295 इंटू वी एस माइनस वी एस। आपको समझ में आ रही होगी बात। 295 से अगर वी एस को सब्ट्रैक्ट करें तो 294 वी एस अपॉन 49 के आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ध्यान देना, यहां जब 49 से ये वैल्यू लिखेंगे तो आई नॉट 1 की वैल्यू 49 से 6 टाइम्स जाएगी, तो ये वैल्यू 6 वी एस आ जाएगी, राइट। ये जो वैल्यू आ रही है, देखो मुझे करंट लिखना किसके टर्म्स में था, मुझे जो करंट लिखना था वो करंट लिखना था Vs के टर्म्स में, तो आई नॉट 1 की वैल्यू 6 Vs आ गई। अब मान लो Vs का मान कुछ दिया होता क्वेश्चन में 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर कुछ भी, तो उसके हिसाब से हमारे पास आई नॉट 1 की वैल्यू हम लिख सकते थे, राइट। तो इतनी बेसिक बात आपके दिमाग में स्टूडेंट्स होनी चाहिए कि आई नॉट 1 की कैलकुलेशन कैसे करना है, राइट। अब अगर आई नॉट 1 की कैलकुलेशन हो गई है, अब ये देखो न्यूमेरिकल डाटा ही ऐसा लिया गया था स्टूडेंट जहां पर वैल्यू 50 इंटू 59 बन रही है, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस की प्रॉब्लम थी, राइट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेंस की प्रॉब्लम थी, बट मेरे को लगता है कि इससे एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था आई नॉट 1 की कैलकुलेशन का, तो इसलिए मैंने यहां पर आई नॉट 1 की कैलकुलेशन के लिए ये प्रोसीजर आपको बताया। दूसरी बात, अब मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने आई नॉट 2 भी पूछा होता, तो देखो अब क्या आई नॉट 2 की बात, वैसे एग्जामिनर ने पूछा आई नॉट 1 था, मैंने जानबूझ के आई नॉट 2 भी आपसे पूछ लिया, तो आई नॉट 2 के लिए ध्यान दो, क्या कहीं ये करंट बटेगी, अब नीचे कोई लोड रेजिस्टेंस है क्या, या आगे कहीं करंट बट रही है, नहीं, तो इसका मतलब ये करंट इस करंट के बराबर हो जाएगी। मान लो ये कोई करंट I2 तक मान चुके, उसका कुछ नाम I3 दे दो, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर KCL लगाऊं, अप्लाई KCL एट नोड V2, अगर मैं V2 पर KCL लगाऊं तो आई नॉट 2 आने वाली करंट है, ठीक है, आई नॉट 2 बाहर आने वाली करंट है, सॉरी इस नोड पर आ रही है, और इस नोड से जो बाहर जाने वाली करंट है वो I3 है। मतलब इस नोड पर अंदर आने वाली धारा आई नॉट 2 है और इस नोड से बाहर जाने वाली धारा I3 है। आई नॉट 2 का मान पता करना है, I3 का मतलब इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर डिवाइड बाई प्रतिरोध। तो वी कैन राइट V2 माइनस क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 डिवाइड बाई V2 माइनस 0 डिवाइड बाई यहां प्रतिरोध था 40 के। आप देख रहे हैं इस वाले डाटा पर V2 का मान निगेटिव में था, माइनस का 200 Vs, तो माइनस का 200 Vs अपॉन का 40 के, यहाँ से ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आई नॉट 2 माइनस का 5 टाइम्स Vs में आ जाएगा। तो दोनों करंट्स आपको पता चल गई हैं। पहले आई नॉट 1 की वैल्यू प्लस का 6 Vs, आई नॉट 2 की वैल्यू माइनस 5 Vs क्यों आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स V2 अपने पास क्या था, निगेटिव था, राइट। तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जामिनर आपसे दोनों तरह से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। पहला आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो पूछा था, दूसरा अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता आउटपुट करंट। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इससे पहले आप जानते ही नहीं थे कि यहां पर भी KCL लगता है, लेकिन अब जब पता चल गया कि आउटपुट नोड पर KCL कब लगाना है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में लगा दिया, जहां हमारी रिक्वायरमेंट होगी आउटपुट करंट्स की
वहां हमें इस नोड पर केसीएल लगाना आना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिया था आरएल लगाकर, कि आरएल लगाकर क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है, क्या आउटपुट वोल्टेज में कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। पिछले लेक्चर में बात डिस्कस कर चुका हूं, केवल कहां फर्क पड़ता है, करंट पर। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा डाटा पूछा गया हो तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, अगर वीएस का न्यूमेरिकल मान यहां होता तो हम लोग वैल्यू एम्पियर, मिली एम्पियर जो भी आ रही होती पूरा लिख देते। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पढ़ना बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I01 इन टर्म्स ऑफ वीएस, तो इसलिए मैंने यहां जो वैल्यू लिखवाई है वो वीएस के टर्म्स पर आपको लिखवाई है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रॉपर वे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 27 ले रहा हूं, देखो इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप इसका मतलब सीखोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आप क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट क्लोज लूप गेन, कैलकुलेट क्लोज्ड लूप गेन फॉर द op-amp given below, for the op-amp given below। अब मेरी बात समझना जरा, आपको इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन निकालना है, राइट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या चेंज है, मैं यहां दो बातें कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। यहां दो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, एक एक करके आप चीजों को समझेंगे। पहली बात स्टूडेंट्स, मान लीजिए, ये केवल मैं रिलेट करने के लिए फिगर ले रहा हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपसे कहा गया एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। देखो जरा क्या फर्क है, आज क्वेश्चन पर मैंने आपसे बोला ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इस पर ये आउटपुट वोल्टेज V0 है, यहां इन्वर्टिंग, यहां नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सीरीज में एक प्रतिरोध 10 किलो ओम है, यहां सोर्स वोल्टेज Vs है, एंड फीडबैक पर प्रतिरोध की वैल्यू 100 किलो ओम है, राइट। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हो क्लोज लूप गेन का मतलब और ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं क्लोज लूप गेन की, जरा मेरी बात समझना। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, ठीक है, इसका मतलब ये आदर्श ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक है। और आइडियल ऑप एम्प पर देखो जरा, इस क्वेश्चन और जो मैं क्वेश्चन लूंगा दोनों में फर्क समझना। अगर मैंने आपसे ये बोला होता कि यहां क्लोज लूप गेन बताओ, तो समझे क्लोज लूप गेन का मतलब होता है गेन विद फीडबैक। तो पूरा जो फीडबैक के साथ गेन बन रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरे का आउटपुट अपॉन पूरे पर जो इनपुट है, दैट इज, इसको मैं बोल सकता हूं V0 अपॉन Vs। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अच्छा एक बात बताओ मुझे स्टूडेंट्स, आई थिंक इस पर नंबर ऑफ टाइम्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, देखकर आप बता सकते हो। कोई भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपका सीधा आंसर होगा सर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, ग्राउंड। इन्वर्टिंग पर इनपुट क्या है, अप्लाई। इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है। इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है। इसका मतलब ये कैसा एम्पलीफायर है स्टूडेंट्स, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो मैं साइड में बोल सकता हूं ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आंसर आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका माइनस का RF अपॉन R1। जरा देखकर बताओ फीडबैक प्रतिरोध यहां कितना है, माइनस 100K अपॉन सीरीज पर रेजिस्टेंस कितना है, 10K। अगर 100K से 10K को मैं डिवाइड करूं तो अपने पास क्लोज लूप गेन या गेन विथ फीडबैक की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट -10, राइट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम समझना, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया।
आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, राइट। मेरे को लगा कि पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक आइडियल ऑप एम्प जिसका गेन कितना है, इनफाइनाइट, तो अगर गेन इनफाइनाइट है तो क्लोज लूप गेन कितना आएगा स्टूडेंट्स, एफ की वैल्यू। एफ का मतलब क्या है, देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको क्लियर होना चाहिए। एसीएल का मतलब है गेन, कैसा, क्लोज लूप, तो क्लोज लूप गेन, क्लोज्ड लूप गेन। इसी को अगर मैं ए ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करूं तो इसका मतलब भी क्या होगा, गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक। अब मेरी बातें अंडरस्टैंड करना। मैंने मान लो आपसे बोला है यहां पर कि फिगर ऐसा है स्टूडेंट्स। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है एग्जाम का, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जो मैंने फिगर दिया उसमें बोला गया एक स्टूडेंट्स ऑप एम्प है, ठीक है, जिस पर दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग है। सेम बिल्कुल हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं 10 किलो ओम, फीडबैक पर यहां सोर्स वोल्टेज वी ऑफ एस है, फीडबैक पर प्रतिरोध की वैल्यू 100K है और नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपसे एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, AOL बराबर 10। मेरी बात नोटिस करें स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सभी का गेन कितना था, इनफाइनाइट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बदल दिया स्टूडेंट्स, ऑप एम्प पर गेन, ये जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन का मतलब विदाउट फीडबैक वाला, वो कितना है 10। इसका मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाए थे स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन पर हम बात करते थे निगेटिव फीडबैक के साथ इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पोटेंशियल को इन्वर्टिंग के बराबर करने की। ऐसा इसलिए होता था स्टूडेंट्स क्योंकि आप जानते थे AOL बराबर ओपन लूप गेन का मतलब V0 अपॉन VID होता था, और AOL अनंत तभी बन सकता था, आदर्श केस में इनफाइनाइट ये जो हम बोलते थे ये तभी हो सकता था जब VID का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। और VID शून्य होने का मतलब ही क्या था स्टूडेंट्स, ये इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज है, तो V प्लस माइनस V माइनस का अंतर 0, या मैं बोल सकता हूं V प्लस बराबर V माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता था वर्चुअल शॉर्ट। तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वही वैलिड है जहां गेन कितना हो, इनफाइनाइट। लेकिन स्टूडेंट्स इस बार गेन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, गेन की वैल्यू क्या है, 10। अगर गेन की वैल्यू 10 है, जरा ध्यान से सुनो, अगर गेन की वैल्यू 10 है तो बताओ स्टूडेंट्स ये 10 है और V0 अपॉन VID की वैल्यू 10 लानी है। इसका मतलब क्या इस बार VID का शून्य होना जरूरी है? तो आपको क्लियर होना चाहिए VID शून्य हम किसके लिए बनाते थे, जब यहां ओपन लूप गेन अनंत होता था। तो बी क्लियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा फिगर आपको दिखता है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट -10 बताते हो, और ये फिगर भी दिखता है तो आंख बंद करके डिप्लोमा स्टूडेंट ये सोचते हैं सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ाया है, और एज इट इज इसका आंसर -10 पहला ऑप्शन दिखता है स्टूडेंट्स। -10 से बचना है। क्यों स्टूडेंट्स, मेरी बात समझें, इस बार गेन कितना है AOL 10, और आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुने, कैलकुलेट क्लोज लूप गेन फॉर द ऑप एम्प गिवन बिलो। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये था, लेकिन पहले इसको बताने का मतलब ये था कि आपको क्लियर हो, जब AOL बराबर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है हमारे पास वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। लेकिन अगर AOL का मान 10 है तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। दैट इज द बेसिक पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टाइम्स आपको ऐसा क्वेश्चन याद सा हो जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और AOL 10 दे दे तब स्टूडेंट्स आप समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये आज अपने को सीखना है, राइट। अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस नंबर ऑफ टाइम्स हम कर चुके हैं, हालांकि 99% यही क्वेश्चन बनता है, 1% इसके चांस होते हैं, बट मेरे को लगता है ये चीज भी अपने दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका गेन फाइनाइट है तो इसको डील कैसे करते हैं, राइट।
तो चलिए अगर मैं इसको स्टार्ट करूं स्टूडेंट, तो अब जरा समझना। पहली बात, ये बात आप दिमाग में रखें, ये बात अब दिमाग में आप रखें, जब गेन फाइनाइट हो गया, इफ गेन इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब निश्चित माने, गेन इज फाइनाइट, या मैं बोल सकता हूं फाइनाइट के साथ भी ये क्या है, वेरी पुअर है, बहुत छोटा है। वेरी पुअर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बहुत लो वैल्यू। समटाइम्स न्यूमेरिकल में ऐसा भी लिख देता है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैविंग वेरी पुअर गेन ऑफ 10, राइट। इसका पुअर गेन कितना है, 10। तो लो बोले या वेरी पुअर बोले, दोनों बातें सेम है। तो इफ गेन इज फाइनाइट देन और ये जो गेन की मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअल में ये ओपन लूप गेन की बात हो रही है। इफ ओपन लूप गेन इज फाइनाइट या वेरी पुअर, देन हाँ, क्या नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड। देन वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड, राइट स्टूडेंट्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टार्टिंग पर मैंने जब वर्चुअल शॉर्ट की क्लास ली थी, राइट, लेक्चर नंबर 5 आपको बताया था, तो वहां ये चीज मैंने बताई थी, लेकिन स्टूडेंट्स तब मैंने न्यूमेरिकल नहीं लिया था, क्योंकि तब आप स्टार्टिंग फेज में थे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, अब आप प्रैक्टिकली इन चीजों पर जा सकते हैं, चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात क्या निकल कर आई, इफ ओपन लूप गेन इज फाइनाइट, अगर ओपन लूप गेन अनंत नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू है या बहुत लो वैल्यू है, देन वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट, हम समझते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लग गया, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है, आखिर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट कहां फेल हो जाएगा। गेटिंग माई वर्ड्स? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पर हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। इसका मतलब इस टर्मिनल वोल्टेज को इस टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां गेन की वैल्यू कितनी है, 10। पिछले एक बार क्या होता था, गेन अनंत। अनंत तभी हो सकता था जब वीआईडी क्या हो जाए, शून्य। और वीआईडी शून्य होने का मतलब ही क्या था, v प्लस माइनस वी माइनस का मान 0 होना, या v प्लस का मान v माइनस के बराबर होना। दूसरी बात, ये जो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, जो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी अगर मैं बोलूं तो अपने दिमाग में ये लाइन भी होनी चाहिए, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इज वैलिड with internal terminals, internal terminals of op-amp। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल टर्मिनल्स पर बात होगी। नॉट वैलिड एंड नॉट वैलिड विद एक्सटर्नल टर्मिनल्स, नॉट वैलिड विद एक्सटर्नल टर्मिनल्स। देखो इसका क्या मतलब है, यहां मैंने जो स्टूडेंट्स बात की, जब मैं आइडियल की बात कर रहा था जहां पर गेन अनंत था, तो मैं बोलता था, तब मैं बोलता था कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल इन्वर्टिंग के बराबर होना चाहिए, दैट इज वर्चुअल शॉर्ट। आप सोचो, क्या हम नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल पोटेंशियल और इन्वर्टिंग का भी टर्मिनल पोटेंशियल, ध्यान दें, AOL बराबर इन्फाइनाइट जो बात हो रही है स्टूडेंट्स, वो V0 और इस VID की हो रही है। इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट इंटरनल टर्मिनल पर वैलिड है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज VS लगा है और यहां जो हमारे पास पोटेंशियल है V+, ये दोनों बराबर हो जाए। तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमेशा कहां वैलिड होता है स्टूडेंट्स, इंटरनल टर्मिनल्स पर, क्योंकि ये वाला जो गेन इन्फाइनाइट है ये इंटरनल है, ये पूरे का गेन इन्फाइनाइट नहीं है स्टूडेंट्स, ये ओपन लूप गेन इन्फाइनाइट है बिना फीडबैक के। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इस V0 की और इस VID के रिलेशन की। तो AOL बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज। तो ये मेरे को ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, ये दो की पॉइंट अपने दिमाग में होने चाहिए, राइट। अब अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है, तो देखो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ऐसी सिचुएशन आप जानते हो, आपका मन है तो मैं स्टूडेंट KCL लगाकर भी लिख सकता था, I1 बराबर I2, यहां से कोई करंट I1 मान लें और फिर यहां I2 के इक्वल सॉल्व कर लें, तो अभी अपने पास वैल्यू सेम आ जाएगी -10।
नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। मेरा मोटो इस क्वेश्चन को हैंडल कराने का है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि AOL अगर 10 है, राइट, तो अपने पास इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, आउटपुट इंपीडेंस 0 नहीं होगा। ऑप-एम्प की सभी प्रॉपर्टीज, जितनी भी हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सभी सेम आइडियल की तरह हैं। केवल क्या चेंज हुआ है, ऑप-एम्प की, मेरी वर्ड ध्यान से सुनना, ऑप-एम्प की सभी कैरेक्टरिस्टिक वैसी हैं और कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुई। केवल क्या चेंज हुआ है, गेन। बी क्लियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब बाकी पुराने कॉन्सेप्ट वही हैं, केवल क्या बदला है, गेन इस बार 10 हुआ है, तो केवल और केवल वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट फेल हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स जैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा। केवल क्या फेल हुआ है, इस बात को समझें, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब जो हम बोलते थे कि इनपुट इंपीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। केवल क्या फेल हुआ, गेन इनफाइनाइट नहीं है, गेन क्या हो गया इसका, फाइनाइट। क्लियर, ये बात आप गेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ऑप-एम्प की सभी कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही हैं, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक इस समय बदली है और कुछ नहीं बोला एग्जामिनर ने, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात की है, किसकी, गेन की। तो ओपन लूप गेन 10 हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब बाकी बातें पुरानी जैसी ही हैं। तो क्वेश्चन पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑप-एम्प पर क्या इंटरनल टर्मिनल्स पर कोई भी करंट अंदर जाएगी, तो स्टूडेंट्स आपको पता है एक साथ सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल नहीं हुई, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, ओपन लूप गेन। इसका मतलब बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस अगर अनंत होगा तो इसका मतलब है ऑप-एम्प के इनपुट टर्मिनल्स पर जाने वाली धारा कितनी होगी, 0 एंपियर। ऑप-एम्प के इनपुट टर्मिनल्स पर जाने वाली धारा कितनी होगी, 0, राइट। ये क्यों नहीं बदला स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया है केवल। गेटिंग माय वर्ड्स। दूसरी बात, अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ये वाली बात जो हम यहां तक रखते थे, AOL बराबर V0 अपॉन VID, ध्यान से देखो, इसमें V प्लस माइनस V माइनस बराबर 0 क्यों होता था, क्योंकि इसको अनंत बनाना था। लेकिन इस बार सभी बोर्ड पर देखना, इस बार AOL क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू। AOL का मान होता क्या था, V0 अपॉन VID। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से पूछूं V0 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, AOL इंटू VID। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, AOL इंटू VID का मतलब क्या होता है, V प्लस माइनस V माइनस। अब मेरी बात नोटिस करें जरा, AOL इस क्वेश्चन में कितना दिया है। देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन ये है जिसका ओपन लूप गेन कितना है, 10। अब आप इसको ध्यान ना दें, ये केवल मैंने इसलिए बताया था ताकि आप आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस समझ जाए। इस बार एक ऐसा ऑप-एम्प है जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है, गेन फाइनाइट हो गया, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन जैसी कुछ बात हो गई जिसका गेन बहुत पुअर है, दैट इज 10 ओनली, राइट। तो यहां AOL क्वेश्चन में कितना दिया है स्टूडेंट्स, 10। अगर AOL 10 है तो बताओ V0 बराबर 10, हाँ, V प्लस की वैल्यू कितनी है, देखो जरा बोर्ड पर, V प्लस इस समय कितना है स्टूडेंट्स, 0 है, तो यहां 0 पुट कर दो, माइनस V माइनस का मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज। अच्छा एक बात सोचो, अगर इस क्वेश्चन पर देखो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा पैसेंस रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, अभी तक आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, राइट। और मैं ये भी बता दूं, नंबर ऑफ गेट स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टूडेंट्स, उनको भी डाउट रहता है, अगर उनसे भी कोई स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछता है, इसकी जगह इसको पूछ लेता है, तो उनका भी पहला आंसर यही होता है, राइट। लेकिन मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी स्टूडेंट्स का आंसर यही होता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जिन्होंने भी प्रिपरेशन नहीं किया, जिन्होंने डेप्थ में चीजें नहीं पढ़ी, उनका ये एक आंसर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट वाइज, एग्जामिनर कहां आपको डेविएट कर सकता है, कौन से एक दो क्वेश्चन अच्छे बना सकता है, इसरो डीआरडीओ टाइप क्वेश्चन, इसरो डीआरडीओ में यही करेगा स्टूडेंट्स, AOL की वैल्यू क्या ले लेगा, 10, तब वहां स्टूडेंट इसका आंसर बदल जाता है। और हम कहते हैं कि सर एग्जाम में आंसर की तो गलत नहीं आ गई, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा यहां समझनी होंगी कि AOL बराबर 10 का मतलब बदल चुका है, और गेन फाइनाइट होने का मतलब इस बार
इस नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल पोटेंशियल इन्वर्टिंग के बराबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या बदल गई, इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे अपनी तरफ से अब कुछ मानना होगा क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया v ऑफ x, राइट। कुछ भी मान सकते हैं, v माइनस मान लो, v ऑफ x मान लो। अब जरा समझो, अगर ये v ऑफ x है तो क्या स्टूडेंट्स यहां v माइनस की जगह मैं v ऑफ x लिख सकता हूं। अब जरा नोटिस करो, v नॉट की वैल्यू क्या आ गई, v नॉट की वैल्यू आ गई माइनस का 10vx, या मैं बोल सकता हूं इस माइनस को इधर ले जाओ तो vx की वैल्यू आ गई माइनस का v नॉट बाई 10। तो एक रिलेशन तो अपने पास ये आ गया, सिंपल सा रिलेशन, एक रिलेशन अपने पास ये आ गया। vx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस का v नॉट बाई 10। और ये यहां क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अभी तक तो आइडियल होता था स्टूडेंट्स। मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक जो पहला क्वेश्चन लिया था स्टूडेंट्स ऑप एम पर, जब निगेटिव फीडबैक के साथ स्टार्ट किया था, तो पूरी AOL की वैल्यू हर जगह मैंने स्टूडेंट्स V नॉट अपॉन VID से सॉल्व किया था, या V नॉट बराबर AOL इंटू VID से सॉल्व किया था। लास्ट में मैंने AOL को इन्फानाइट रख के दिखाया था, लेकिन मैंने कहा था इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्यों ना हम पहले ही V प्लस बराबर V माइनस रख दें। इसका मतलब ही गेन क्या होता है, अनंत, राइट। तो जब गेन अनंत नहीं है तो हमें एक्चुअल मेथड से अब चलना होगा। तो हमने क्या पता किया स्टूडेंट्स, हमें पता था कि V नॉट की वैल्यू AOL इंटू VID आनी चाहिए। VID का मतलब है V प्लस माइनस V माइनस, और V प्लस का पोटेंशियल जीरो है। अब वर्चुअल शॉर्ट नहीं लगा सकते, मतलब इस नोड का वोल्टेज इस नोड के वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, तो हमें अपनी तरफ से इस नोड का कुछ वोल्टेज मानना होगा, जिसको मैंने Vx मान लिया है। तो आपके पास ये एक रिलेशन आ गया। दूसरी बात, अब मैं अगर आउटपुट और इनपुट को रिलेट करना चाहूं स्टूडेंट्स, तो आउटपुट इनपुट वैसे ही रिलेट होगा जैसे हम पहले रिलेट करते थे। इसका मतलब यहां पर इस करंट को मैंने अपनी तरफ से एक धारा I1 मान लिया, और इस तरफ वाली करंट को मैंने एक करंट I2 मान लिया। अब जरा समझना, मेरे पास एक धारा I1 है और एक धारा I2 है, तो हम यहां पर किरचॉफ धारा का नियम लगाकर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अप्लाई KCL, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट, माइनस का मतलब इन्वर्टिंग नोड। किस नोड पर लगा रहे हैं हम लोग, इन्वर्टिंग नोड पर। अब मैं अगर इन्वर्टिंग नोड की बात करूं तो देखो स्टूडेंट्स, इन्वर्टिंग नोड पर एक धारा I1, अब धारा की दिशा कुछ भी मान लेना, ये धारा मैंने I1 बाहर की तरफ मानी, I2 भी बाहर की तरफ, तो मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 बराबर 0। क्लियर। अब देखो I1 का मतलब है इस नोड का वोल्टेज कितना है Vx, और इस नोड का वोल्टेज कितना है Vs, तो Vx माइनस Vs अपॉन में प्रतिरोध कितना है 10K, प्लस I2 का मतलब क्या है, इस नोड का वोल्टेज Vx और इस नोड का वोल्टेज V नॉट, तो प्लस में हम लिख सकते हैं Vx माइनस V नॉट अपॉन 100K, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां से चेक करो, 10K और 100K पर एलसीएम आ गया 100K, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 10 ऊपर आएगा तो वी कैन राइट 10Vx माइनस 10Vs प्लस Vx माइनस V नॉट, क्योंकि ये 1 टाइम्स जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100K इंटू 0 0 हो गया। अब देखो ये वाला एक Vx और ये 10Vx, दोनों मिलाकर 11Vx आ गया, माइनस का 10Vs और माइनस V नॉट को इस तरफ ले जाएं तो बराबर का V नॉट, तो एक समीकरण 2 ये आ गया। ठीक है। अब आप एक बात नोटिस करो स्टूडेंट्स, हमें तो रिलेशन V नॉट और Vs में चाहिए, क्योंकि यही आउटपुट है और ये इनपुट है। बीच में डमी इनपुट हमने क्या माना है, Vx एक पॉइंट, इन्वर्टिंग का पोटेंशियल। तो इस Vx का मान क्यों ना मैं यहां से पुट कर दूं इस पर, और जैसे इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दैट इज, मैं स्टूडेंट्स इस वाले फिगर को अब हटा रहा हूं, और क्वेश्चन ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मैं इस डाटा को रब कर रहा हूं। कैलकुलेट क्लोज लूप गेन फॉर द ऑप एम्प गिवन बिलो। फिगर ये है,
राइट। ये मैंने आपको समझाने के लिए आइडियल वाली कंडीशन ली थी स्टूडेंट्स। इस बार ध्यान रखना, मैं फिर से ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ अभी भी स्टूडेंट्स पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक ऑप एम्प की बदली है। इनपुट रेजिस्टेंस अभी भी कितना है, अनंत, तभी इसमें जाने वाली धारा क्या है, शून्य। केवल एक कैरेक्टरिस्टिक बदली है स्टूडेंट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन इस बार पुअर हो गया, बहुत कम हो गया, 10 हो गया। और अगर ये 10 हो गया स्टूडेंट्स, तो हम कौन सी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। और अगर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते तो स्टूडेंट वी नॉट बराबर AOL इंटू VID पर मुझे AOL का मान इनफाइनाइट नहीं है, 10 है, वो पुट करना होगा और वहां से ये कंडीशन आएगी, राइट। अगर मेरे पास Vx और V0 में एक रिलेशन आ गया तो स्टूडेंट यही कंडीशन अब मुझे यहां पुट कर देनी है, राइट। चलो, अब जब मैं आपसे बोलूं यहां पर कि आप इस प्रॉब्लम में, राइट, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आप इस बार इस प्रॉब्लम में क्लोज लूप गेन की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्लोज लूप गेन का मतलब, देखिए स्टूडेंट्स, मेरे को ऐसा लगा कि एक बार ओपन लूप गेन जब अनंत होगा तब क्या आंसर बनता है, और अगर ओपन लूप गेन का मान घटा दिया जाए तब क्या आंसर बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये पॉइंट लिया था। अब जरा समझना, समीकरण 2 में समीकरण 1 से अगर Vx का मान रख दिया जाए, पुट वैल्यू ऑफ Vx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड। Vx का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 पर रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या आया अपने पास, 11 Vx 11, मैं एक बार पहले इक्वेशन ही लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, -10 Vs बराबर V0। अब स्टूडेंट्स आप ये बात नोटिस करो, अपने को रिलेशन V0 और Vs में निकालना है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है Vx, तो मैंने Vx का मान यहां से प्रतिस्थापित कर दिया। तो देखो ये क्या हुआ, जब मैंने ये मान पुट किया तो आप देख रहे हो Vx की वैल्यू है पहले पर माइनस का V0/10, दिस इज -10 Vs बराबर V0। V0 एक साथ लिख लो तो यहां माइनस का 10 Vs, इसको इस तरफ ले जाओ तो V0 प्लस 11 V0, ये माइनस साइन इस तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, अपॉन 10। V0 यहां से कॉमन ले लो तो 1 प्लस 11/10 और यहां माइनस का 10 Vs। V0 देखो इधर LCM 10 आ गया, 10 प्लस 11 और ये वैल्यू है -10 टाइम्स Vs। यहां से आप पता करो स्टूडेंट्स, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है V0 और Vs में रिलेशन, राइट। तो अगर मैं V0 और Vs में रिलेशन निकालना चाहूँ, या एक लाइन चलो लिख ही लेते हैं, -10 टाइम्स Vs बराबर 21 V0 अपॉन 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपकी ज़रूरत है V0 अपॉन Vs, पूरे का आउटपुट अपॉन पूरे पर जो इनपुट है, इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज लूप गेन। तो ये जो क्लोज लूप गेन है V0 अपॉन Vs, V0 पर Vs का भाग दोगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो -10 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 21, इसी को लिख सकते हैं माइनस का 100/21। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो एक क्लोज लूप गेन या गेन विथ फीडबैक इसी को बोलते हैं। -100/21 की वैल्यू लगभग जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट्स माइनस का 4.76 समथिंग आएगी, जिसको अप्रॉक्सीमेट करके मैं बोल सकता हूँ -5 के लमसम, राइट। एक्चुअल ये जो वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, माइनस का 4.76। तो आप देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर एक्चुअल में कितना आ रहा है, माइनस का 4.76। जबकि अगर ये ऑप एम्प केवल AOL बराबर यहां इनफाइनाइट होता, या वो बोलता आइडियल ऑप एम्प डायरेक्ट, राइट, तो इसमें सब कुछ आइडियल से मैच कर रहा है, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक बदल गई, क्या, गेन।
गेन इसमें कितना कर दिया गया, फाइनाइट, और गेन अगर फाइनाइट कर दिया गया स्टूडेंट्स तो कोई बात नहीं बदली। देखो जरा, जैसे हमारे पास पुराने क्वेश्चंस में करंट ऑपेम कितनी ड्रा कर रहा था, 0, तो अभी भी 0 ड्रा कर रहा है, केवल क्या बदला, वर्चुअल सॉर्ट नहीं लगा पा रहे। तो वर्चुअल सॉर्ट आता कहां से था, यहां से, AOL बराबर V0 अपॉन VID। तो इस बार हमने क्या किया, AOL का मान रख दिया, VID का मान रख दिया, बस जब इस वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास एक ये रिजल्ट बन गया। दूसरा, हम आउटपुट और इनपुट को रिलेट करने के लिए KCL लगाते थे, तो फिर से हमने KCL लगा दिया। KCL लगाने के बाद ये इक्वेशन बनी, Vx एक्स्ट्रा आ रहा था तो इस Vx को हटा दिया हमने, इसका मान यहां प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद ये डाटा सॉल्व हो गया और क्लोज लूप गेन कितना आ गया, माइनस का 4.76। तो अब मैं स्टूडेंट्स आपसे बोल सकता हूं कि जब भी कोई पुअर गेन का क्वेश्चन आ जाए या बोला जाए ऑप एम्प का गेन फाइनाइट है और फाइनाइट पर कोई लो वैल्यू दी है, तब स्टूडेंट्स आपको एग्जैक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस समय आप वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। दूसरी बात, एक बात और सुनना, अच्छा यहां पर क्या हुआ, पहले आदर्श कंडीशन में गेन कितना आ रहा था, -RF/R1 से -10, गेन इस बार घट कर आया, राइट। मान लो AOL का मान होता 10⁵ या 10⁴, तब स्टूडेंट्स इस कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, अगर आप इससे भी सॉल्व करते तो भी आंसर लगभग -10 के पास आता, राइट। इसलिए याद रखें, हम ये जो एक्चुअल मेथड है ये लगाना कब प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, जब गेन की वैल्यू क्या आती है, पुअर, गेन बहुत कम होता है, तब हम लोग इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में ये डाटा भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट हो जाए तब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो एक डाटा मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 27 लेकर। अब आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इस पर भी सेम बात पूछी गई है जो लास्ट क्वेश्चन 27 पर था, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 में भी बोला गया कैलकुलेट द, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द क्लोज लूप गेन, राइट, क्लोज्ड लूप गेन for the op-amp given below, for the op-amp given below, where op-amp have a poor gain of 10। देखो इसका मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम में फिर से पुअर गेन दे दिया। पुअर गेन का मतलब क्या है, गेन की वैल्यू बहुत कम है। पुअर वर्ड का मतलब क्या है, यहां पर गेन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बहुत लो है। लो गेन के लिए आपसे क्लोज लूप गेन पूछा गया है। देखो जरा, मान लीजिए आपसे, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर देखा था। अब जरा समझना, अगर स्टूडेंट्स मैंने आपसे सिंपल ऐसे बोला होता, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, राइट, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर नॉन इन्वर्टिंग पर V ऑफ S इनपुट अप्लाई है, यहां इन्वर्टिंग पर सीरीज में प्रतिरोध 10K है, फीडबैक पर प्रतिरोध 100K है और यहां आउटपुट वोल्टेज V0 है। सीरीज पर ये जो प्रतिरोध 10K है यहां ग्राउंड है, ठीक है। आपसे मान लीजिए मैंने पूछा कैलकुलेट क्लोज लूप गेन, तो आप जानते हो स्टूडेंट्स क्लोज लूप गेन, और ये अगर आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो AOL है अनंत, ठीक है। ये बात आइडियल कंडीशन की हो रही है स्टूडेंट्स। अगर आइडियल कंडीशन पर AOL इनफाइनाइट है तो इससे आप क्या समझते हो, मैं साइड में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हो
AOL का मतलब है ओपन लूप गेन का मतलब गेन विदाउट फीडबैक। यहां आउटपुट वोल्टेज क्या है V0 अपॉन इनपुट पर डिफरेंशियल वोल्टेज दैट इज VID। अब जरा मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये आदर्श है, आइडियल कंडीशन पर गेन अगर अनंत है, तो ये अनंत कब हो सकता है? ये अनंत तभी हो सकता है जब अंश बटे हर में डिनोमिनेटर हर का मान शून्य हो जाए। मैंने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में यही बात रखी है। अब देखो, अगर VID का मान शून्य है, इसका मतलब V प्लस बराबर V माइनस होगा, या V प्लस मैं ऐसा बोलूं माइनस V माइनस का अंतर जीरो होगा, नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग टर्मिनल का अंतर जीरो होगा, या V प्लस ही V माइनस के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स हम करते क्या थे, किसी भी ऑप-एम्प के न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, नॉन इन्वर्टिंग के पोटेंशियल को इन्वर्टिंग के पोटेंशियल के इक्वल रखकर, क्योंकि स्टूडेंट्स बात यही आनी है जब AOL अनंत होगा। तो AOL अनंत होने का मतलब निगेटिव फीडबैक पर हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल इन्वर्टिंग के बराबर हो जाएगा। तो V प्लस बराबर V माइनस, और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपके पास आइडियल ऑप-एम्प पर गेन इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड कर रहा है, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है V प्लस बराबर V माइनस। और आप जनरल वे में समझते हो, आप जनरल वे में जानते भी हो। देखो यहां मैं बोल रहा हूं इन्वर्टिंग वाले पर ग्राउंड और नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट। इसका मतलब मैं इसका स्टैंडर्ड आंसर जानता हूं। इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या है समझना। इसके स्टैंडर्ड आंसर का मतलब है, अगर मैं बात करूं एक क्लोज लूप गेन की, क्लोज लूप का मतलब है फीडबैक के साथ, तो टोटल का आउटपुट अपॉन टोटल का इनपुट दैट इज V0 अपॉन VS, राइट। और इसकी वैल्यू होगी स्टैंडर्ड फॉर्म पर 1 प्लस RF अपॉन R1, यही इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे क्लोज लूप गेन की बात करूं, इसी को हम गेन विथ फीडबैक भी बोलते हैं, इसी को A ऑफ F बोलते हैं, गेन विथ फीडबैक। अब इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स। फीडबैक प्रतिरोध की वैल्यू 100K है, सीरीज प्रतिरोध की वैल्यू 10K है। अब यहां से आप चेक करो, 1 प्लस 100K अपॉन 10K की बात हो रही है, तो ये वैल्यू अपने पास 100K अपॉन 10K का मतलब 10 है, और 10 प्लस 1 का मतलब 11 है। इसका मतलब ए क्लोज लूप गेन या गेन विथ फीडबैक की वैल्यू 11 आनी चाहिए, राइट। ये तो जनरल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ब्लाइंडली अगर आप ऐसे फिगर को देखते हो तो आपका आंसर, सबसे पहले आप मेरे से बोलते हो कि सर 1 प्लस RF बाई R1 इसका आंसर होगा, फीडबैक प्रतिरोध 100K है, सीरीज प्रतिरोध 10K है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 11। ये सभी जानते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है स्टूडेंट्स, बी क्लियर। एग्जामिनर अब इंटरेस्टेड है फाइनाइट गेन के क्वेश्चन पर। किस पर इंटरेस्टेड है? फाइनाइट गेन। तो देखो स्टूडेंट्स, ये फिगर जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पर भी मैंने स्टूडेंट्स क्या किया था, पहले इनफाइनाइट वाले से आपको आंसर बताया जो आइडियल वाली प्रॉपर्टीज पर था, और अब यहां अगर कोई ऑप-एम्प है, क्वेश्चन ये है आपका एक्चुअल में, देखो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है स्टूडेंट्स, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर से दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, यहां V0 है, ठीक है। इसके बाद यहां पर सीरीज में एक प्रतिरोध 10K लगा हुआ है, दिस इज ग्राउंड, जैसा फिगर है सेम फिगर है, प्लस पर एक VS इनपुट लगा हुआ है। फीडबैक पर जो अपने पास प्रतिरोध है इसकी वैल्यू 100K है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स अपने पास 100K है, राइट। और आपसे बोला गया कि अब आप इसका क्लोज लूप गेन कैलकुलेट करें। क्या पूछा गया है आपसे? ACL दैट इज V0 अपॉन VS, ये आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क है, राइट। ध्यान देना, दोनों फिगर में फर्क क्या है, सब कुछ यहां भी आइडियल जैसा है, केवल एक प्रॉपर्टी बदल गई है, एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है आइडियल ऑप-एम्प पर। एक कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हुई है वो ये है, इस बार इसका ओपन लूप गेन, ऑप-एम्प का जो गेन है वो 10 दिया गया है स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन पढ़ें,
कैलकुलेट द क्लोज्ड लूप गेन फॉर द ऑप-एम्प गिवन बिलो वेयर ऑप-एम्प हैव ए पुअर गेन ऑफ 10। तो ये नहीं पूछा गया था आपसे, ये मैंने केवल आपको इसलिए कैलकुलेट करके बताया ताकि स्टूडेंट दिमाग में ये बात क्लियर रहे कि हम जब भी AOL बराबर इन्फानाइट लेते हैं तो डायरेक्ट हमारी कैलकुलेशन होती है, और जब AOL बराबर 10 है, ओपन लूप गेन का मान बहुत कम है, तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका क्या बदल जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कल भी मैंने स्टूडेंट डाटा यूज किया था। आप सिंपल वे में क्या कर सकते हो समझना। पहली बात, ऑप-एम्प की अगर मैं बात करूं तो ऑप-एम्प पर AOL सॉल्यूशन जरा समझना आप। AOL का मतलब देखो, यहां प्रॉब्लम क्या आई, क्या स्टूडेंट इस बार आप इस पोटेंशियल को इस पोटेंशियल के इक्वल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब भी गेन फाइनाइट होगा स्टूडेंट्स, इट कांट बी पॉसिबल कि आप नॉन इन्वर्टिंग को इन्वर्टिंग के बराबर पुट कर दें। तो यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, इफ ऑप-एम्प हैव पुअर गेन देन वी कैन नॉट अप्लाई वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 27 पर मैंने लिया था। 27 और 28 ये दो क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ऐसे लिए हैं ताकि आपको पुअर गेन वाले क्वेश्चन भी दिमाग में रहे। हालांकि 99% हमेशा आइडियल ऑप-एम्प पर ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी एग्जामिनर ट्विस्ट कर दे लाइक DRDO, इसरो, बार्क जैसे पेपर्स में, तो स्टूडेंट्स वहां ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलो, AOL का मतलब वैसे क्या होता था, V0 अपॉन VIT। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करते थे। देखो यहां हमने क्या करते थे, यहां हम VID को 0 बनाते थे सो दैट ये इन्फानाइट बन जाए, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स AOL की वैल्यू आपको 10 दी है। तो अब आप अगर V0 की वैल्यू लिखना चाहें तो V0 बराबर 10 इंटू VID होगा। आप ये भी समझते हो 10 इंटू VID का मतलब, देखो VID की अगर मैं बात करूं तो आप सभी समझते हो VID का मतलब है, सॉरी, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का अंतर, राइट, इस टर्मिनल वोल्टेज से इस टर्मिनल वोल्टेज का अंतर, V प्लस से V माइनस का अंतर। तो अपन लिख सकते हैं V प्लस माइनस V माइनस। अब यहां देखो आप V0 की वैल्यू कितनी आ गई। हाँ, एक बात देखो, यहां V प्लस तो VS है स्टूडेंट्स, ठीक है, एज इट इज आपने VS लिख दिया माइनस। अब नई बात क्या हुई, नई बात यह है इस बार इस टर्मिनल का पोटेंशियल अपने को नहीं पता। पहले जब वर्चुअल सॉर्ट वैलिड होता था तो इसी नोड के वोल्टेज को इस नोड के वोल्टेज के बराबर हम लोग पुट कर देते थे। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर अपनी तरफ से आपको नोड पर कोई वोल्टेज V ऑफ X मान लेना है, मान सकते हैं। अब देखो, अगर हमने इसको V ऑफ X मान लिया तो ये वैल्यू हो गई 10 VS माइनस VX। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू V0। अब जरा समझो, मुझे स्टूडेंट्स ये VX है, एक्चुअल में मुझे रिलेशन V0 और VS में चाहिए, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, VX। तो इस VX का मान मैं V0 और VS के टर्म्स में निकाल लेता हूं। तो मुझे VX की वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो आप इस 10 का भाग यहां दे दो, तो अपन लिख सकते हैं V0 बाई 10 बराबर VS माइनस VX। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं Vx को इधर पक्षांतर करूं सो वी कैन राइट Vx इज इक्वल टू, मैंने इसको इस साइड ले गया तो V ऑफ S एज इट इज रहेगा एंड दिस इज माइनस V0 बाई 10। इसी को हम बोल रहे हैं समीकरण 1। यही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरी बात जरा समझना, मैंने हमेशा कहा स्टूडेंट्स, सब कुछ एक साथ सारी प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही, सब कुछ आइडियल जैसा है, केवल एक बात क्या बदली है, गेन फाइनाइट हुआ है। तो इसका मतलब अभी भी इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। और अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो आप जानते हैं आइडियल जैसे पर इसमें इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब टर्मिनल करंट अभी भी क्या होगी, 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने माइंड पर, यह बात दिमाग में होनी चाहिए कि हम एक साथ सारी प्रॉपर्टीज नहीं बदल सकते। हमने केवल क्या बदला है, यहां पर
ऑप-एम्प का ओपन लूप गेन कम कर दिया है, बाकी सब कुछ आइडियल जैसा है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो अभी तक यूज कर रहे थे, केवल हमने क्या बदला है, ओपन लूप गेन। तो इसका मतलब जैसे पहले हर क्वेश्चन में, जैसे इस पुराने क्वेश्चन पर भी हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे आइडियल ऑप-एम्प का अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ऑप-एम्प के इनपुट टर्मिनल पर जाने वाली धारा कितनी होगी स्टूडेंट्स, 0 एम्पियर। तो यहां से इन होने वाली करंट 0, यहां से इन होने वाली करंट 0। क्लियर। अब यहां से समझना, मैं अगर ये बोलूं स्टूडेंट्स कि मुझे अब आउटपुट और इनपुट को रिलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, अपने लिए जो रिक्वायरमेंट है केसीएल की है। अगर मैं यहां केसीएल लगाऊं तो मैं मान लेता हूं एक करंट, कोई भी डाटा आप मान सकते हैं, मैंने एक करंट I1 मान ली और एक करंट I2, किसी भी दिशा में भी मान सकते हैं। मैंने इसकी दिशा बाहर की तरफ मानी है और इसकी दिशा भी बाहर की तरफ मानी है। नाउ सी एट दिस नोड अप्लाई KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, अप्लाई KCL एट इन्वर्टिंग नोड, एट इन्वर्टिंग नोड। किस नोड पर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्वर्टिंग नोड पर। तो इन्वर्टिंग नोड पर ये धारा भी बाहर की तरफ, ये धारा भी बाहर की तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों बाहर जाने वाली धारा बराबर अंदर आने वाली धारा, तो दोनों का सम बराबर 0 हो गया, क्योंकि कोई भी धारा अंदर नहीं आ रही। I1 का मतलब है इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर, तो वी कैन राइट Vx माइनस 0 अपॉन प्रतिरोध की वैल्यू है 10 के प्लस इस नोड का वोल्टेज Vx है और इस नोड का वोल्टेज V0 है। सो वी कैन राइट Vx माइनस V0 अपॉन, यहां प्रतिरोध 100 के है तो ये हमने 100 के पुट कर दिया बराबर 0। अब यहां पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो एलसीएम है वो 100 के हो जाएगा बराबर 0। 10 के से अगर हम देखें तो ऊपर आ जाएगा 10 टाइम्स Vx प्लस 100 से 1 टाइम, तो Vx माइनस V0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 0 के बराबर हो जाएगा, और 10 Vx प्लस Vx का मतलब है 11 Vx माइनस V0 बराबर 0, या पक्षांतर करके हम लिख सकते हैं V0 बराबर 11 Vx। ये हमारे पास एक सेकंड रिजल्ट आ गया। अब देखो हमें स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो ये थी कि आप इस V0 और इस Vs में रिलेशन निकालें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो V0 और Vx में आ गया, तो इसका मतलब मुझे Vx का मान Vs और V0 के टर्म्स पर पुट करना होगा। अगर ऐसा करना है तो मैं बोलूंगा पुट वैल्यू ऑफ Vx, पुट वैल्यू ऑफ Vx इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, राइट। समीकरण 1 से समीकरण 2 पर हम लोग Vx का मान पुट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, V0 बराबर 11 इंटू Vx का मतलब क्या है, Vx का मतलब है अपने पास, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ये वैल्यू है Vs माइनस V0 बाई 10। अब देखो एक V0 वाली टर्म यहां है और एक V0 वाली टर्म यहां है, तो दोनों को एक साथ लिख लें। तो अगर मैं एक साथ लिखूं तो देखिए स्टूडेंट्स, V0 और ये वाला माइनस वाला साइन इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 11 का है, तो वी कैन राइट 11 V0 अपॉन 10 बराबर, देखिए स्टूडेंट्स 11 इंटू Vs। अब यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये 10 है, दिस इज 10 V0 प्लस 11 V0 इज इक्वल टू 11 Vs, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 और 11 का मतलब यहां 21 V0 बराबर 11 गुणे 10 का मतलब 110 Vs। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स,
आउटपुट और इनपुट का रिलेशन, मुझे इस आउटपुट वोल्टेज और इस इनपुट वोल्टेज को रिलेट करना है। यही तो क्लोज लूप गेन होता है, गेन विद फीडबैक। जब फीडबैक लग गया तो इसको क्लोज लूप गेन कहते हैं। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं ACL बराबर V नॉट अपॉन VS बराबर, V नॉट में अगर मैं VS का भाग दूं तो ये वैल्यू आ गई 110 डिवाइड बाई 21, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.23, राइट। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि आप ये बात समझ जाएं कि इसका आंसर 11 नहीं हो सकता, इस वाले फिगर का। इस फिगर का तो आंसर 11 है, क्योंकि यहां ओपन लूप गेन क्या था, इनफाइनाइट। लेकिन अगर ओपन लूप गेन कम हो 10 है तो अब इसका आंसर स्टैंडर्ड प्रोसीजर से निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। जो बात वहां वर्चुअल सॉर्ट से स्टार्ट करते थे, यहां वर्चुअल सॉर्ट वैलिड नहीं होगा। और अगर वर्चुअल सॉर्ट वैलिड नहीं होगा, मैंने शायद कल भी लिखवाया होगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट is not valid with, concept is not valid with finite gain op amp, finite gain op amp। अगर किसी op amp का गेन इनफाइनाइट ना होकर कोई फाइनाइट वैल्यू है तो वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं वैलिड होगी। इसका मतलब गेन बहुत लो वैल्यू का है, राइट। दूसरी बात, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट कल भी मैंने लिखवाया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा बोला था, क्वेश्चन नंबर 27 पे फिर से लिख रहा हूं, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट इज वैलिड, वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली विद इंटरनल टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प, इंटरनल टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि जैसे अपन वर्चुअल सॉर्ट की बात करते थे, और ये किसके लिए बात हो रही है वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट, जब अपने पास इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होगा, आइडियल होगा, राइट, सभी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल की फॉलो हो रही है, तब उस समय वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट वहां वैलिड होता है जहां इंटरनल टर्मिनल्स की बात करें। तो इंटरनल टर्मिनल का मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, इस नोड का वोल्टेज इस नोड के वोल्टेज के बराबर होगा, राइट। ऐसा कभी नहीं बोलूंगा स्टूडेंट, बी क्लियर, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि इस इंटरनल टर्मिनल का वोल्टेज इस एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाए, मतलब इन दोनों को इक्वल कर दें, इट कांट बी पॉसिबल। तो वर्चुअल सॉर्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो ओपन लूप गेन है ये भी तो इंटरनल है ऑप एम्प पर, राइट। हम फीडबैक की बात थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं ओपन लूप की। तो उस समय ये ऑप एम्प का इंटरनल गेन है, तो ये वैलिड भी किसके साथ होगा, ऑप एम्प के इंटरनल टर्मिनल के साथ। सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों पर ही गेन घटकर आ रहा था। लास्ट क्वेश्चन पर 4.76 वैल्यू आई थी और इस बार वैल्यू 5.23 आई है, राइट। और मैंने ये दोनों क्वेश्चन केवल इसलिए लिए हैं स्टूडेंट्स, इनके आने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी अपने नोट्स में होना चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे स्टूडेंट्स। तो आपको अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को भी रखना है।